नमस्कार, आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। मैं हूं आंचल गुलाटी उमर और इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रपति ट्रंप 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले चुके हैं और इस वक्त इसीलिए तो तमाम शेयर बाजार है वहां पर एक ट्रंप एक्शन नजर आ रहा है, जहां टैरिफ को लेकर उनकी जो बयानबाजी है उसकी वजह से जो मैक्सिकन और कैनेडियन मार्केट्स हैं उस पर असर हम देख पा रहे हैं। क्या असर पड़ेगा जब हम तमाम रक्षा क्षेत्र आईटी सेक्टर की बात करते हैं, ट्रंप के कुछ अहम फैसलों का, उस पर हम करेंगे चर्चा। देखेंगे कि दुनिया भर के बाजार किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इस पूरे शपथ ग्रहण के बाद आज। लेकिन सबसे पहले रुक करते इस वक्त की प्रमुख आर्थिक टॉप लाइन्स की तरफ। विश्व आर्थिक मंच 2025 में शामिल होने के लिए दावोस पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। सम्मेलन में आर्थिक विकास की गति बढ़ाने, नई तकनीकों के इस्तेमाल करने पर चर्चा। सरकार ने व्यावसायिक दस्तावेज प्रबंधन के लिए लॉन्च किया डिजिटल प्लेटफॉर्म एंटिटी लॉकर। वास्तविक समय में दस्तावेजों का एक्सेस, 10 GB क्लाउड स्टोरेज और डिजिटल हस्ताक्षर प्रक्रियाओं को इससे मिलेगी गति। ट्राई ने सिम कार्ड की वैधता को लेकर जारी किए नए नियम। रिचार्ज ना कराने पर भी 90 दिनों तक चलता रहेगा सिम कार्ड। और ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद टैरिफ की आशंका फिर से बढ़ने से एशियाई बाजारों में उतार चढ़ाव, वहीं बढ़त के साथ खुले हैं भारतीय शेयर बाजार। तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नजर। गिफ्ट निफ्टी का ओपनिंग काउंटर देखते हैं। हालांकि इस वक्त आईटी स्टॉक्स में तेजी नजर आ रही है और गिफ्ट निफ्टी 144 अंकों की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ। वहीं प्री ओपनिंग में भी सेंसेक्स और निफ्टी में अच्छी बढ़त के संकेत मिल रहे थे। ग्लोबल बाजारों में सुस्ती है, लेकिन सेंसेक्स 77,137 पर 64 अंकों की बढ़त के साथ, और निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी भी उसके साथ कदम ताल मिलाता हुआ 24,396 का लेवल है। शुरुआती कारोबार में जो बेंचमार्क इंडेक्स है वहां के ऊपरी स्तरों से कुछ खिसकते हुए निफ्टी और सेंसेक्स वहीं फ्लैट ट्रेडिंग हम मान सकते हैं। लेकिन कौन कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर इस वक्त बढ़त देखी जा रही है? उम्मीद करती हूँ कि आईटी स्टॉक्स भी होंगे चार्ट पर। तो विप्रो, आईटी का दिग्गज काउंटर, अपोलो हॉस्पिटल, अल्ट्रा सीमेंट, बीपीसीएल, सन फार्मा, इन तमाम स्टॉक्स में बढ़त नजर आ रही है। कहां पर मुनाफा वसूली हावी है उन तमाम काउंटर्स पर भी नजर डालते हैं। अदानी एंटरटेनमेंट, ओएनजीसी, ट्रेंट, एनटीपीसी, कोटक बैंक, इन तमाम स्टॉक्स में मुनाफा वसूली हावी। हालांकि डॉलर इंडेक्स में हमने कल देखा और करेंसी मार्केट में भी अच्छा 2% का दबाव देखा जा रहा था। एक रुख ग्लोबल मार्केट्स की तरफ देख लेते हैं। यूएस मार्केट का क्या एक्शन रहा? देखिए, ये कल भी यूएस मार्केट तो बंद थे क्योंकि कल शपथ ग्रहण था। ये डाउ फ्यूचर्स यानी आज किन स्तरों पर देर रात खुलेंगे अमेरिकी बाजार, तो डाउ फ्यूचर्स इशारा कर रहा है करीबन 160 से 200 पॉइंट्स अप। S&P 500 और नैस्डैक भी बढ़त के साथ कारोबार करते हुए नजर आएंगे जब यूएस मार्केट फ्यूचर्स यानी कि यूएस मार्केट खुलेंगे। तो एक ग्रीन जोन, तमाम जो बातें ट्रंप साहब ने कही हैं। यूरोपियन मार्केट्स भी उसी के सुरों पर अपनी ताल को सजाते हुए FTSE, कैक और डैक्स में बढ़त नजर आ रही है। लेकिन क्योंकि चीनी बाजारों को लेकर जो बयानबाजी ट्रंप द्वारा की गई है, खासतौर पर टैरिफ को लेकर, इसीलिए एशियाई बाजारों में थोड़ी सुस्ती हम देख पाएंगे। तो एशियाई बाजार आप देख सकते हैं। जापानी बेंचमार्क निकाई बढ़त के साथ, हैंगसेंग कॉस्पी में एक सिमटते हुए दायरे में कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद जो खास तौर पर वहाँ अमेरिकी अर्थव्यवस्था जो डावाडोल बताई जा रही है, खास तौर पर टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अगर इस थ्योरी पर हम बिलीव करें तो इस वजह से तमाम बाजार एक्शन मोड में नजर आते हुए। और आइए अब सीधे रुक करते हैं आज के फोकस का। तो बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, जहां एक लेख में एक रिजिलियंट डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का निर्माण कर कैसे डिजिटल स्वास्थ्य में वैश्विक नेता बनने की भारत की क्षमता की बात कही गई है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के लिए विश्व भर के तमाम नेता, नीति निर्माता और उद्योग जगत के दिग्गज स्विट्जरलैंड के दावोस में जुट रहे हैं और इसी क्रम में
विश्व आर्थिक मंच 2025 में भाग लेने के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव दावोस पहुंच चुके हैं। 5 दिन तक चलने वाली इस बैठक में आर्थिक विकास की गति बढ़ाने, नई तकनीकों का इस्तेमाल करने, सामाजिक और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर ये केंद्रित होगी। और इस बैठक में अश्विनी वैष्णव भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कैसे जो भारत का पूरा हेल्थ सेक्टर है, स्वास्थ्य क्षेत्र है, उसके परिदृश्य पर एक लेख सामने आया। कैसे भारत का ये क्षेत्र डिजिटल परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, यानी डिजिटल तंत्र मजबूत हो रहा है जब हम हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं। तमाम सरकारी पहलों, नीतिगत सुधारों और तकनीकी प्रगति से प्रेरित है ये, और तेजी से बढ़ती हुई आबादी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की बढ़ती मांग के साथ डिजिटल स्वास्थ्य समाधान पहुंच आपके सामर्थ्य और दक्षता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत में डिजिटल स्वास्थ्य सेवा का बुनियादी ढांचा शहरी और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के बीच जो खाई है उसको पाटने के लिए विकसित हो रहा है। कैसे? इसमें टेलीमेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित डायग्नोस्टिक्स का लाभ उठाया जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं, क्योंकि विश्व आर्थिक मंच के लेख में रेजिलिएंट डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का निर्माण करने के लिए वैश्विक क्षमता की बात कही गई है। और रिपोर्ट में सार्वजनिक निजी भागीदारी की भूमिका, यानी कि जब हम बात करते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, इसके अंतर संचालन के महत्व को भी और मजबूत डेटा शासन के ढांचा की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। अच्छे उपचार के लिहाज से देश भर में करीबन 2 लाख से ज़्यादा आरोग्य मंदिर बने हैं। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर्स और डायबिटीज़ की जो स्वास्थ्य समस्या है उसके समाधान के लिए सुनिश्चित करते हैं कि लोगों को अच्छा इलाज मिले। अब तक जनवरी 2025 तक 73 करोड़ से ज़्यादा स्वास्थ्य खाते रजिस्टर्ड हो चुके, और डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना से जो डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड हैं उनकी सेवाओं को एक डिजिटल माध्यम में सुदृढ़ करने के लिए एक अच्छा मंच मिला है। टेलीमेडिसिन की अगर हम बात करें, ई संजीवनी की बात करें, तो अगर आप दूर दराज रहते तो आपको परामर्श अब ऑन कॉल मिलता है, तो इसने उसको सक्षम बनाया। और भौतिक स्वास्थ्य सुविधाओं का बोझ, यानी कि जो फिजिकल आपको जाना पड़ता था उस पर जो बोझ पड़ता था तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं को, वो कम हुआ है। यूविन पोर्टल हाल ही में लॉन्च हुआ अक्टूबर में, और टीकाकरण की तमाम सेवाएं अब डिजिटल आप उस पर जाकर, यानी कि ऑनलाइन जाकर जान सकते हैं कि क्या इंजेक्शंस हैं, कैसे लगते हैं, वो भी डिजिटल उसका माध्यम से वो सुदृढ़ हुई है वो व्यवस्था। गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मेंटल हेल्थ इज सो इम्पॉर्टेंट, उसको कैसे अब ऑनलाइन भी आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। भारत की स्वास्थ्य सेवा जो है वो कितनी ज़्यादा डिजिटल माध्यम से दूसरे देशों के लिए एक मॉडल के रूप में स्थापित हो, यानी कि जो दूसरे देश हैं वो हमारे देश के हेल्थ सेक्टर में जो ये नवाचार हो रहा है डिजिटल माध्यम से, उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं। इसीलिए ई हॉस्पिटल्स की जब हम बात करते हैं, हम बात करते हैं ब्लड बैंक्स की, कैसे इन्होंने परिवर्तन के साथ साथ आपको आपके एक क्लिक पर तमाम जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो देने की कोशिश की है, क्योंकि हेल्थ सेक्टर बहुत वास्ट है और उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है उस पर बोझ कम पड़े। इसी पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर NK अरोड़ा साहब, अध्यक्ष एम्स देवघर से जुड़ रहे हैं। अरोड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय DD न्यूज़ के साथ साझा करने के लिए। डॉक्टर साहब, सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि जो इस डिजिटल परिवर्तन के बारे में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपने लेख में ये बात कही है, आप कितना परिवर्तनकारी इसको मान रहे हैं, वो खास तौर पर ये देखते हुए कि भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है और यहाँ पर सबके लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करना, सुगम बनाना और लोगों तक पहुँचाना वेलफेयर स्टेट के लिहाज से बहुत बड़ा काम है। धन्यवाद आंचल आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारक दूंगा कि आपने ये इशू फोकस में लिया। मेरे हिसाब से, और मेरे को लगता है कि अब जो हमारे देश में स्वास्थ्य से जुड़े हुए लोग हैं, इसको एक क्रांतिकारी कदम ही कहेंगे।
और जैसा कि आपने बताया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इस बात को पहचाना गया कि भारत में जो एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है, ये बाकी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन सकता है। और ये भी हमें मालूम है कि G20 के दौरान ग्लोबल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाने की बात हुई थी, और मेरे को लगता है कि ये उसी का फॉलो अप है कि इस बार के डोवास कॉन्फ्रेंस में इस बात को उठाया जा रहा है। खास तौर पे जो आपने दो तीन बातें कही, मैं उनको दोबारा कहना चाहूँगा। एक तो कि एक समग्र स्वास्थ्य सेवा है जो हर व्यक्ति तक पहुंच सकती है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, शहरी क्षेत्र में हो, और दूर दराज के एरिया में है। हमें मालूम है कि हमारे कुछ जो भौगोलिक स्थितियां हैं वहाँ पर पहुँचना आसान नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी स्वास्थ्य सेवाएं पहुँच जाएं जिससे कि कोई छूटा ना रह जाए, जिसको यूनिवर्सल हेल्थ केयर कहते हैं। उसमें ये एक महत्वपूर्ण नहीं है। ये मेरे को लगता है कि यही कदम के द्वारा हम यूनिवर्सल हेल्थ केयर के ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज एक और है जी। कि इस दिशा में बहुत ही बेहतरीन एक डेमोन्स्ट्रेशन और एक्टिविटी शुरू हुई है। एक तरफ तो आप एम्स न्यू दिल्ली का दिखा रहे थे, सारे जितने 22 एम्स हैं उसमें ये अब किया जा रहा है कि हर एक व्यक्ति जो मरीज आता है उसका आभा आईडी बने और उसको डिजिटल हेल्थ के द्वारा उस इकोसिस्टम में उसको लाया जाए। और जी। दूसरी तरफ हमारे जो स्वास्थ्य की दूसरी वो है लिम्ब है, जो बिल्कुल दूर दराज स्थिति में, और आपने बताया लगभग 2 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जिनको आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी बोलते हैं, जी। 1,70,000 हैं। वहां पर भी हमको ये डिजिटलीकरण करना पड़ेगा और किया जा रहा है, और जिससे कि पूरा आज जो हमारा हेल्थ का स्वास्थ्य सेवाओं का जो तंत्र है उसको एक तरफ तो हम जोड़ रहे हैं, लेकिन जो दूरियां हैं उस दूरियों को खत्म किया जा सकते हैं। जी। और यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे जैसे देश में जहां पर रिसोर्सिस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है, कमी है, वहां पर आईटी ही सबसे बेहतरीन तरीका है। सस्ता भी, सुलभ भी, और एक एफिशिएंट सिस्टम है। इसमें इसको आगे बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, और हम सारी दुनिया में इसमें नेतृत्व ले सकते हैं इसके लिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर हम पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच की बात करें, उस लिहाज से आपको क्या लगता है कि डिजिटल माध्यम, चाहे हम टेलीमेडिसिन की बात करें, मुझे तो बहुत खुशी हुई इस बात की कि मेंटल हेल्थ पर बात नहीं करता कोई, लेकिन अगर हम उसे आपको काउंसलिंग के ज़रिए फ़ोन पर ही आपकी समस्या का समाधान करें, तो इससे अच्छा शायद ही कोई पहल रही हो किसी और देश में। उस लिहाज से जो पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच है वो इस पूरे इकोसिस्टम को कितना मजबूत बनाएगी? सारा का सारा जो इकोसिस्टम बनाया जा रहा है वो पेशेंट सेंट्रिक ही है। चाहे हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर की बात करें, चाहे किसी भी एम्स की बात करें, या किसी भी बड़े अस्पताल की बात करें, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की, इसमें मरीज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और मरीज के साथ साथ दो तीन चीज़ें हैं। एक तो हमने टेलीमेडिसिन, जैसे आपने कहा कि हम दूर दराज के एरिया में हैं और कई बार मन में कुछ भ्रांतियां और चिंताएं होती हैं कि बाकी लोगों को नहीं मालूम, मैं अस्पताल नहीं जाना चाहता हूं, तो मानसिक रोगों के लिए ये खास तौर पे महत्वपूर्ण रहता है। लेकिन एक और भी इसका एक और भी पहलू है कि अगर मेरे पास टेलीमेडिसिन है, कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश के दूर दराज गांव से आ जी। रहा है और एम्स न्यू दिल्ली में आता है, आज आया और उसको हम देखने के लिए दोबारा 3 महीने बाद बुलाते हैं, तो हर बार आने की जरूरत नहीं है, वो टेलीमेडिसिन पे उसका इलाज, मतलब उसको एडवाइस दी जा सकती है। तो ये एक तो यह है कि हम दूर से बैठकर ही व्यक्ति का इलाज कर सकें। दूसरा, जो हमारी फॉलो अप होता है मरीज का, उसके लिए भी हर बार आने की जरूरत नहीं है। हमने आपके बारे में टेलीमेडिसिन के द्वारा आपसे पता कर लिया, आपके प्रिस्क्रिप्शन में कुछ चेंज करना है, तो कुल मिलाकर के जो सारा का सारा तंत्र है वो मरीज को सामने रख कर किया गया है। इसके अलावा एक और भी है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी जो नई आईटी टेक्निक्स हैं
उनके द्वारा और भी बहुत कुछ किया जा सकता है कि भाई आप बहुत दूर दराज हैं, सीटी स्कैन आपने वहीं करा लिया, उसको यहाँ पर एआई के बेस्ड पे उसका एनालिसिस किया और वहाँ पे डॉक्टर जो इलाज करने वाले उनको बता दिया गया कि ये इसकी समस्या है, ये इलाज की तरह है। तीसरी एक और चीज़ भी करी जाती है कि जब आपका पूरा तंत्र डिजिटलाइज्ड हो जाए तो उसमें जो सेवाएं हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन है, ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स हैं, उसको स्टैंडर्डाइज किया जा सकता है। जी। फिर उसमें ये होता है कि बेहतर नतीजे आते हैं आपके साथ। और फाइनली एक बहुत महत्वपूर्ण है, जब मेरा सारा तंत्र डिजिटलाइज्ड हो जाएगा, ये लगभग अंदाजा है कि हमारे इस समय आयुष्मान जो केंद्र हैं, आरोग्य मंदिर या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, रोजाना लगभग 50 लाख मरीज देखते हैं। अगर 20 से 25 मरीज एक देखता है तो 1,75,000 करीब 50 लाख देखते हैं। और 50 लाख लोग एक दिन में देखे जाएं जब, और उनके बारे में मेरे को जब मालूम हो, तो किसी भी भौगोलिक हिस्से में अगर कोई परेशानी, बीमारी जी। अगर बढ़ने लगती है, कोई खास तरह के सिम्टम्स आते हैं, तो पूरा तंत्र उसके लिए तैयार हो सकता है। जी। यानी एपिडेमिक्स को पकड़ना या कुछ खास जी। तरह की बीमारियों का इलाज करने के लिए भी ये तंत्र हमारे लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद रहेगा। आपने बहुत अहम बात की। इसी आखिरी वाक्य से मेरा अगला सवाल यही है कि जब हम कोविड-19 की बात करते हैं, उसने पूरे स्वास्थ्य क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन पैदा किए, और ऐसे आमूल-चूल परिवर्तन जिसे हम सदियों तक याद रखेंगे। उस लिहाज से ख़ास तौर पर अगर हम पूरी डेमोग्राफिक डिविडेंड की चेंज की बात करते हैं, जिसमें हम डायग्नोस्टिक्स को अगर देखें, जो ये विधा है, उसको कितनी मजबूती डिजिटल तंत्र दे सकता है? क्योंकि हम जानते हैं कि कई ऐसे डायग्नोस्टिक जो चरण हैं जिन्हें पार करना बेहद ज़रूरी है कई बीमारियों के बारे में, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती हैं, उनके इलाज के लिए। तो इनफैक्ट अगर हम देखें तो कोविड-19 हमारे लिए खाली एक त्रासदी नहीं थी, एक हमारे लिए चुनौती नहीं थी, एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी थी। आपदा में अवसर। हाँ जी सर, आपदा में अवसर। हाँ, आपदा में अवसर हमने देखा। और सबसे एक हम लोगों को अपने पे विश्वास हुआ जब कोविड-19 के टाइम पे जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, खासतौर पे एक तरफ तो वैक्सीन का, दुनिया में अपनी तरह का सबसे मजबूत और बेहतरीन कोविन बना। और आज वो कोविन जो है हमारी रूटीन इम्यूनाइजेशन, बच्चों के, महिलाओं के जो टीकाकरण है, उसमें उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा जो है, जो टेस्ट किए जा रहे थे, सारे के सारे टेस्ट किए जा रहे थे, वो भी उसका डिजिटलीकरण हो गया। और डिजिटलीकरण की वजह से हमें पता चल रहा होता है, हम उसको कहीं पे भी देख सकते हैं। तो ये जो हमारी सीख थी, जो लेसन्स थे, इसको अब पूरा का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। और ख़ास तौर पे हमें जो सुदृढ़ करने की ज़रूरत है कि जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, उनकी सेवाओं को, और उनमें जो मरीज़ आ रहे हैं उनकी जो देखभाल हो रही है, उनका जो फॉलोअप करना है, वहाँ पर अगर हमारा सुदृढ़ हो जाता है, तो जैसे मैंने आपको बताया 50 लाख लोगों को रोज़ाना अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो आप सोचिए एक आमूल-चूल क्रांति की बात होगी, स्वास्थ्य क्रांति की इस देश में, जो लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं, और साथ में जो उसमें हमें परिवर्तन लाना है समय समय पर, वो भी हमें समझ आता रहेगा। और इस बेहतरीन हेल्थ केयर इकोसिस्टम को और मजबूत करने के लिए किन स्टेक होल्डर्स को ऑन अ सेम प्लेटफॉर्म एज डॉक्टर्स आप लोग चाहेंगे, ख़ास तौर पर क्योंकि प्रशिक्षित हमें रेजिडेंट डॉक्टर्स की भी ज़रूरत होगी, ख़ास तौर पर फॉलोअप्स की जब हम बात करें। और टेलीमेडिसिन का क्षेत्र अपने आप में बहुत वास्ट है, क्योंकि हम नहीं समझ पाएंगे कि अगर एक राज्य से दूसरे राज्य के किसी व्यक्ति की बीमारी का हाल आप ऑन टेलीफोन देना चाहते हैं, तो उस लिहाज से प्रशिक्षण के क्षेत्र में डॉक्टरी, वहाँ पर कितना काम करने की ज़रूरत है डॉक्टर अरोड़ा? तो जहाँ तक प्रशिक्षण है, इसको 3 स्तर पे देखने की ज़रूरत है। पहला स्तर तो जो है डॉक्टर, मैं जो चिकित्सक है। दूसरा जो है हमारे डॉक्टर के सहयोगी चिकित्सा कर्मचारी जो हैं, हमारी एएनएम बहन जी हैं, आशा हैं, जी। हमारे नर्सेज हैं, ये उनके लिए भी है। और तीसरा जो सिस्टम है, जो हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस सिस्टम है, स्टेट्स और सेंटर के बीच में
बहुत ही बेहतर समन्वय की ज़रूरत है, जिससे कि जिस तरीके से डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, जिस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें सामंजस्य होने की, हार्मोनाइजेशन और सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत है। जी। दूसरी एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम जो हैं इस डिजिटलीकरण से जो सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा में स्पेशलाइजेशन है उसको एक नर्स या एएनएम बहन जी के थ्रू या सीएचओ जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है उसके थ्रू मरीज को पहुंचाया जा सकता है। तो ये एक जो एक जिसमें सीमलेस मूवमेंट है, ट्रांजिशन। जी। हाँ, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन जमीन से ऊपर तक पहुंचने की और ऊपर से नीचे तक, इसको और सुदृढ़ करने की जरूरत है। और तीसरी एक चीज जो जरूरी है जी। कि हमें इस तरीके से करना होगा कि ये जो डेटा आ रहा है आभा आईडी के थ्रू और एबीडीएम के थ्रू, उस डेटा को वैज्ञानिक तौर पे हम किस तरीके से इस्तेमाल करें जिससे कि हमारी पब्लिक हेल्थ सुविधाएं बेहतर हो सकें, समय समय पे उन पे परिवर्तन किया जा सके, उसमें जो चेंजेस लाने हैं, ये सब कुछ अभी इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और मुझे आज वो 2 शब्द याद आ रहे हैं जो हम बचपन में पढ़ते थे कि एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, बट इफ द डॉक्टर इज इंटेलिजेंट कीप द एप्पल अवे। तो साफ तौर पर जो डॉक्टर्स हैं उनकी लगातार स्वास्थ्य क्षेत्र में जो योगदान है और डिजिटल तंत्र का अगर उन्हें साथ मिलता है तो युगांतकारी बदलाव जिसको रेखांकित इस बार की रिपोर्ट में भी किया गया है, ये अपने आप में अप्रत्याशित रहेगा। मैं एक आपको और बताऊं कि इस डिजिटलीकरण का एक और बेहतरीन है जी। कोविड के दौरान एम्स पटना, मैं उसमें देख रहा था उसको जी। पूरे 41 जिले के जो आईसीयू थे वो ई आईसीयू बन गए थे। तो यहाँ के पटना के आईसीयू से करके सारे जिले के आईसीयू को मैनेज कनेक्टेड रहे। बिल्कुल, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ डिजिटलीकरण था। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही। बहुत बहुत शुक्रिया अरोड़ा साहब इस शो पर जुड़ने के लिए। बेहतरीन जानकारियाँ खासतौर पर डिजिटल तंत्र कैसे सुदृढ़ बना रहा है पूरे हेल्थ क्षेत्र पर, उस पर अपने विचारों को साझा करने के लिए। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के उस पर भी आर्थिक जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरें रहेंगी। आप जुड़ रहिए टीजी न्यूज़ के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते कुछ अन्य आर्थिक खबरों का। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रसल्स में बेल्जियम के विदेश मामलों, यूरोपीय मामलों, विदेश व्यापार मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान भारत में आगामी बेल्जियम आर्थिक मिशन और आपसी व्यापार निवेश संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा हुई। सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, रत्न और आभूषण, हेल्थ केयर, कृषि उत्पादों पर चर्चा केंद्रित रही। पीयूष गोयल ने हीरा उद्योग के AWDC के अध्यक्ष और प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और हीरा उद्योग में भारतीय छोटे और मध्यम जो उद्यम है यानी कि MSMEs, उनके हितों की सुरक्षा के लिए भारत के रुख से उनको अवगत कराया। साथ ही टेक्नोलॉजी आधारित प्रमाणन की समय सीमा बढ़ाने के संबंध में व्यापार आयुक्त के लिए किए गए अनुरोध की प्रगति पर भी बात की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस का जो उनका प्रभाग है, उसने एंटिटी लॉकर विकसित किया। अब ये एंटिटी लॉकर आखिर है क्या? ये एक सुरक्षित क्लाउड आधारित समाधान है जो व्यवसाय या फिर संगठन के लिए तमाम दस्तावेजों के भंडारण, साझाकरण और सत्यापन को सरल बनाता है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के एक भाग के रूप में एंटिटी लॉकर प्रशासनिक अड़चनें कम करने, उत्पादकता बढ़ाने और व्यवसायों के लिए नए अवसर खोलने के हिसाब से डिज़ाइन की गई एक रणनीतिक पहल है। ये प्लेटफॉर्म डिजिटल रूप से सशक्त और कुशल व्यावसायिक वातावरण बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो आइए अब नज़र डालते हैं कि ये जो लॉकर है ये किस तरह की सुविधाएं प्रदान करता है। अब एंटिटी लॉकर की तमाम सुविधाएं हम आपको ग्राफिक्स के तौर पर दिखा रहे हैं, जहां पर साझा हितधारक और दस्तावेजिंग जो शेयरिंग है उसको कैसे आसान बनाया जाए, सुरक्षित बनाया जाए, संरक्षित बनाया जाए और इनके तमाम जो विनियमन हैं, रिपोर्टिंग की आवश्यकताओं के पालन स्वरूप इसको
सरल बनाती हैं। अब सभी दस्तावेज आपको एक ही जगह पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाते हैं और इस पर इसकी जो अकाउंटेबिलिटी है उसको सुनिश्चित करना बहुत आसान हो गया। ख़ास तौर पर जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरलोड है, ओवरवर्कड है, उसके भंडारण की क्षमता को भी कम करता है और साथ ही साथ कैसे ये दस्तावेज की प्रक्रिया में लगने वाले जो समय है, यानी कि जो टाइम टेकिंग होता है फाइल्स मेंटेन करना, उसको भी कम करता है। अगली खबर ट्राई से जुड़ी हुई। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने सिम कार्ड की जो वैधता है उसे लेकर नए नियम जारी किए। ये नए नियम ग्राहकों को बार बार रिचार्ज करने से बचने और खर्च घटाने में मदद करेंगे। ट्राई की कंज्यूमर हैंडबुक के अनुसार रिचार्ज खत्म होने के बाद आपका सिम 90 दिनों तक एक्टिव रहता है। अब इसका मतलब ये है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद भी आपका नंबर 3 महीने तक चालू रहेगा। ट्राई के अनुसार आपके नंबर पर अगर 90 दिनों तक कोई रिचार्ज नहीं है और उसमें 20 रुपये का प्रीपेड बैलेंस बचा है तो कंपनी 20 रुपये काट कर 30 दिनों की अतिरिक्त आपको वैलिडिटी देती है और इस तरह आपका नंबर बिना रिचार्ज के 120 दिनों के लिए और ज़्यादा एक्टिव रह सकता है। BSNL का सिम कार्ड बिना किसी रिचार्ज के 180 दिनों तक एक्टिव रहेगा। इसके अलावा ट्राई के नए नियम के अनुसार जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया के भी यूजर्स को ये बड़ी राहत मिलने वाली है। केंद्र सरकार ने चीनी किसानों को बड़ी राहत दी है। चालू वित्त वर्ष के लिए 10 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी। खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि इस कदम से मूल्य स्थिरता सुनिश्चित होगी। लगभग 5 करोड़ किसानों, 5 लाख श्रमिकों को फायदा मिलेगा। इस फैसले से गन्ना किसानों को वित्तीय लिक्विडिटी बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में भी मजबूती आएगी। इकोनॉमी टुडे में आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए इकोनॉमी टुडे के फोकस के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।